हेलो एंड वेलकम टू अननोन एंड साइंस। तो बच्चों आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम स्टार्ट करने से पहले आप ये समझो कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम जानने की ज़रूरत क्या पड़ गई। ऐसा क्या आन पड़ी कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम जानना पड़ गया। क्योंकि देखो कई सारे जो भी साइंटिस्ट थे या साइंटिस्ट नहीं बोल के उनको ये बोल सकते हैं कि उन्होंने थ्योरी दी थी। क्या दी थी? थ्योरी दी थी। तो उन्होंने बताया कि एटम इंडिविजुअल है, बट कुछ ऐसी चीज़ें देखी गई जिससे लोगों का दिमाग घूम गया। उन्होंने बोला कि नहीं, एटम इंडिविजुअल नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ सब एटमिक पार्टिकल होते हैं। इसीलिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम जानने की जरूरत पड़ी कि क्या होता है इसके अंदर आखिरकार। लोगों की जिज्ञासा इसमें जानने लगी कि अब बताओ क्या क्या होता है एटम में, के अंदर इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है। तो डॉल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी जो 1808 में आई थी, ये फाउंडेशन स्टोन साबित हुई एकदम किसका? मॉडर्न केमिस्ट्री का। तो मॉडर्न केमिस्ट्री में जो फाउंडेशन साबित हुआ वो था डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी। तो सबसे पहले कैसे पता चला कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं? तो इस ऐसे पता चला सबसे पहले तो ये, क्योंकि सबसे पहले क्या मानते थे कि एटम इंडिविजुअल है। बताया ना, किस किस ने बताया था? बताओ बताओ। महर्षि कर्णाद ने। इंडियन के कौन से थे? महर्षि कर्णाद थे और कात्यायन थे। तो इन्होंने क्या बताया था कि एटम इंडिविजुअल है, इनको डिवाइड नहीं किया जा सकता, बट इससे सब एटम पार्टिकल होते हैं। इससे क्या पता चलता है कि मतलब एटम के अंदर भी कुछ कुछ होता है वहाँ, और उन पे चार्ज भी होता है। ये कैसे पता चला? जैसे कि एक्सपेरिमेंट करो। कंघा है, कंघे को अपने सूखे बालों पे थोड़ा सा रब करो और उसके बाद उसको पेपर के पास ले जाओ। तो पेपर के पास ले जाते तो पेपर उससे अट्रैक्ट होने लगते हैं। इससे क्या पता चलता है कि यहाँ पे कुछ चार्ज आए और इन पे कुछ चार्ज था और वो अपोजिट नेचर के थे, और अपोजिट नेचर के चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि वो तुम्हें अट्रैक्ट करता है या करती है, करता, ऐसा होता है ना। तो ऐसे ही ये क्या हो जाते हैं? अपोजिट नेचर के चार्ज आ जाते हैं, ये एक दूसरे क्या करने लगते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, जैसे तुम उसे करते हो। ठीक है। तो अब सब एटम, तो इससे तो ये पता चल गया कि हाँ कुछ ना कुछ तो होता है एटम के अंदर कुछ ना कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं जिसकी वजह से अट्रैक्ट करते हैं। दूसरा एक एग्जांपल जो आपको दिया हुआ है एनसीईआरटी में, वो क्या है? एक ग्लास ट्यूब को सिल्क के कपड़े से रब करो और उसके बाद इसको बैलून के पास ले जाओ। किसको? इस ग्लास ट्यूब को। तो ले जाओगे तो इसके बाद इसको बैलून के पास ले जाओगे तो गुब्बारे को क्या करेगी? अट्रैक्ट करेगा। समझ में आया? ये अट्रैक्ट करेगा। अब क्या हुआ? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई? तो इलेक्ट्रॉन क्या है? एक सब एटॉमिक पार्टिकल है, मतलब एटम के अंदर मिलता है। अब इसकी डिस्कवरी कैसे हुई? ये देखो, ये क्या हुआ? डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन के लिए एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया गया और इसमें क्या हुआ था कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर एक था कैथोड जो नेगेटिव पार्ट था इसका, और ये एक पॉजिटिव चार्ज एनोड था। अब इसके अंदर क्या किया गया? हाई वोल्टेज सप्लाई किया गया। हाई वोल्टेज सप्लाई किया गया तो रेज निकली, कुछ रेज थी जो कि नेगेटिव यानी कि कैथोड से जा रही थी एनोड की तरफ जा रही थी। और यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट कर दिया गया ताकि जो भी रेज निकले वो किसी से टकराए नहीं। मुझसे टकरा गए बाद मुद्दत के वो, और पहले के जैसा इलेक्ट्रॉन छा गया। तो देखो क्या हुआ? ये कैनाल रेज जा रही थी और इधर से गई, कैथोड से गई एनोड के पास। ठीक है, कैथोड से एनोड के पास गई तो इसका मतलब ये पता चला कि ये नेगेटिव से निकल रही है, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। यानी कि ये कैनाल रेज किससे बनी हुई है? नेगेटिव चार्ज से बनी हुई है। और बाद में उस नेगेटिव चार्ज को क्या नाम दिया गया? ये नाम क्या है? बताओ क्या नाम है इसका? इसका नाम है इलेक्ट्रॉन। इसको इलेक्ट्रॉन नाम दिया क्योंकि नेगेटिव चार्ज। और इसके अंदर क्या क्रिएट कर दिया गया था? वैक्यूम, यानी कि वो कोई गैस नहीं थी। यदि कोई भी गैस होती तो क्या होता बच्चों? ये इलेक्ट्रॉन रेज इससे टकरा जाती और टकरा जाती तो यहाँ तक पहुँच नहीं पाती। अच्छा, ये यहाँ तक पहुँच गई थी, उसके बाद यहाँ पे ये पहुँच गई, कैनाल रेज यहाँ पे पहुँच गई। ये कैसे पता चला? यहाँ पे एक जिंक सल्फाइड की एक प्लेट लगा दी गई। तो जैसे ही जिंक सल्फाइड की प्लेट से ये कैनाल रेज टकराई तो वहाँ पे वो एकदम लाइट जैसी निकली, वहाँ से लाइट क्रिएट करी उसने, यानी कि प्रकाश क्रिएट किया, लाइट क्रिएट की। और इससे पता चला कि यहाँ से कोई ना कोई रेज आई हैं और यहाँ पे टकराई हैं और वो बनी हुई है नेगेटिव चार्ज से। इसका मतलब वो कौन सी, उनका नाम क्या दिया गया? जो नेगेटिव चार्ज था उसको इलेक्ट्रॉन। तो कैनाल रेज की बात पता चल गई। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हुई थी? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से। कैसे हुआ था? थॉमसन पासेज इलेक्ट्रिसिटी, इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी पास करी एट हाई वोल्टेज पे, एट वेरी लो प्रेशर, बहुत लो प्रेशर पे, थ्रो ए गैस टेकन इन डिस्चार्ज ट्यूब, स्ट्रीम ऑफ स्मॉल पार्टिकल वर गिवन आउट बाय द कैथोड। तो स्ट्रीम निकली स्मॉल पार्टिकल की कैथोड से, ठीक है, जो कि नेगेटिवली चार्ज थे। और ये स्ट्रीम क्या है? पार्टिकल की इस स्ट्रीम को क्या बोलते हैं? कैथोड रेज बोलते हैं। तो कैथोड रेज क्या रखती हैं? सम नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल रखती हैं, जिनका नाम था इलेक्ट्रॉन। इट वॉज कंक्लूडेड ऑल द एटम कंटेंट नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। इससे क्या प्रूव हुआ कि जितने भी एटम्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो पता चला डिस्कवरी कैसे हुई इलेक्ट्रॉन की। देख लिया ना अपन ने, डिस्चार्ज ट्यूब वाला एक्सपेरिमेंट किसने किया था? जे थॉमसन।
और उन्होंने कैसे किया था, एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया जिसमें वैक्यूम क्रिएट कर दिया, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी पास कराई हाई वोल्टेज पे, तो कैथोड से कुछ रेज निकली जिनको नाम दिया गया कैनाल रेज, और वो किससे बनी हुई थी, पार्टिकल से, जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल था, इसका नाम था इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, तो इसका मास होता है, ये रहा मास दे रखा है ना, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, और इस पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻�9 कूलम, और इसमें जो रिलेटिव चार्ज लिया गया वो कितना होता है, -1 होता है। इलेक्ट्रॉन को E-1 से रिप्रेजेंट करते हैं, E-1 से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आ रहा है मेरी यार। अब देखते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, ये किसने करी थी, गोल्डस्टीन। इन्होंने भी क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी पास कराई हाई वोल्टेज पे लो प्रेशर पे, गैस लो प्रेशर पे गैस ली, उसमें डिस्चार्ज ट्यूब में, किस में ली, डिस्चार्ज ट्यूब में, और इलेक्ट्रिसिटी पास कराई, तो स्ट्रीम ऑफ हैवी पार्टिकल वर टेकन आउट फ्रॉम एनोड, यानी कि पॉजिटिव चार्ज थे वो, क्योंकि पहले तो कैथोड से जा रही थी वो रेस, तो वो नेगेटिव चार्ज थी, अब जो आ रही है वो एनोड से जा रही है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज है। दीज स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल आर कॉल्ड एनोड, इनको एनोड कहा जाता है, ठीक है। और इनको नाम दिया गया कैनाल। अच्छा, मैंने पहले उसके लिए कैनाल रेज नाम दे दिया था, गलत बोल दिया, वो कैनाल रेज नहीं थी, वो तो कैथोड रेज थी। क्या थी, कैथोड रेज, मुझे माफ़ करना ओ प्यारे बच्चों, वो कैथोड रेज थी। कैनाल रेज तो इनको बोलते हैं जो पॉजिटिवली चार्ज हैं, समझ रहे हो, एनोड रे इनको बोलते हैं। एनोड रे क्या रखती हैं, क्योंकि ये कहाँ से निकल रही है, एनोड से निकल रही है, एनोड क्या पॉजिटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव चार्ज रखती हैं। समझ में आ गया मेरी यार। प्रोटॉन के बारे में बात करें तो प्रोटॉन का मास होता है, ये रहा 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। इसका चार्ज होता है वो सेम होता है किसके, उसके वो कौन है, इलेक्ट्रॉन के, बट इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव होता है, और ये होता है पॉजिटिव चार्ज। तो रिलेटिव चार्ज कितना होता है, +1, उसका कितना हो रहा था, -1। तो प्रोटॉन की बात हो गई। अब डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, ये जेम्स चैडविक ने करी 1932 में। तो न्यूट्रॉन क्या, एक न्यूट्रल पार्टिकल है जो एटम में पाया जा रहा है, और इसका मास क्या है, किसके बराबर है, देखो अभी बात हुई थी, किसके बराबर है, इसका मास है बराबर किसके, प्रोटॉन के बराबर मास होता है। इसका चार्ज क्या होता है, चार्ज होता है इस पर 0, तभी तो इसका नाम है न्यूट्रॉन, क्योंकि ये न्यूट्रल है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं है रे प्यारे प्यारे बच्चे। तो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी प्रूव्ड हुई रॉन्ग, क्यों, बिकॉज ऑफ डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। और जबकि डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी क्या थी कि एटम जो होता है इंडिविजुअल होता है, बट अभी अपने को पता चला इलेक्ट्रॉन में, एटम्स में इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, और न्यूट्रॉन भी है, ये तीनों चीज़ें हैं। तो ये थ्योरी हो गई फेल। अब बात करते हैं कि देखो, अब ये तो तुम्हें पता चल गया बच्चों, मैंने अभी बता दिया कि एटम के अंदर क्या चीज़ है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। और चैप्टर का नाम क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी कि एटम की स्ट्रक्चर क्या है, यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन यदि एटम के अंदर हैं तो वो कैसे अरेंज हैं, उनका अरेंजमेंट क्या है, इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज है, प्रोटॉन कैसे अरेंज है। तो इसके लिए साइंटिस्टों ने अलग अलग थ्योरी पेश की, और इन थ्योरी की बात करते हैं। थॉमसन मॉडल, सबसे पहले थॉमसन ने अपना मॉडल दिया एटम का कि एटम के अंदर कैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं। तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया प्लम पुडिंग के एग्जाम्पल से उन्होंने बताया कि प्लम पुडिंग को आप इमेजिन करो जैसे इंडिया में तरबूज अपना होता है, तरबूज। तो उन्होंने बताया कि तरबूज में जो भी ये खाने वाला पार्ट है ना, ये रेड पार्ट है, रेड पल्प, तो ये तो हो गया पॉजिटिव चार्ज, यानी कि प्रोटॉन। और जो बीज होते हैं ना, बीच बीच में बीज हैं, इनको बोलते हैं तो अपन बीज बोलेंगे ये तो, बट इनको इमेजिन करो इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का अरेंजमेंट होता है। कैसे होता है कि जो खाने वाला पार्ट है वो तो हो गया प्रोटॉन, यानी कि पॉजिटिव चार्ज, और जो बाकी जो बचा मतलब बीज हैं उनको मान लो नेगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से मिलके एक एटम बना होता है। और क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से मिलकर एटम बना होता है, और दोनों की जो वैल्यू होती है वो सेम होती है। जितना पॉजिटिव चार्ज की अमाउंट होती है उतनी नेगेटिव चार्ज की अमाउंट होती है। इससे क्या हो जाता है कि एटम अपने आप में न्यूट्रल हो जाता है, न्यूट्रल, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, तो टोटल मिलके हो जाएगा न्यूट्रल हो जाएगा। समझ रहे हो। तो जे थॉमसन ने ऐसा मॉडल दिया। तो जे थॉमसन के मॉडल को तरबूज से कंपेयर करके बता सकते हो। ओके, इन्होंने मॉडल तो दे दिया थॉमसन ने, देखो ये लिखा हुआ है सब। थॉमसन के मॉडल ने क्या होता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है, क्योंकि जितना पॉजिटिव है वो नेगेटिव भी बराबर। अच्छा, बट बाद में एक्सपेरिमेंट के थ्रू ऐसा पता लगाया साइंटिस्ट ने कि ऐसा कुछ नहीं होता, जो जे थॉमसन ने बताया ना वैसा कुछ नहीं है, कहानी कुछ अलग है। इसलिए फिर रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया बाद में। किसने, रदरफोर्ड। इन्होंने क्या किया, ये बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट किया जिसको गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट या अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। इन्होंने क्या किया, एक पतली सी गोल्ड फॉयल ली, ये देखो
ये पतली सी गोल्ड फॉइल ली जिसकी थिकनेस थी लगभग 1000 एटम्स के बराबर, यानी कि 1 एटम 2 एटम 3 एटम ऐसे करके 1000 एटम को पास पास रख दोगे ना, इतनी थिकनेस थी इसकी गोल्ड फॉइल की, ठीक है। अब गोल्ड फॉइल ही क्यों ली, क्योंकि एक तो बात, क्योंकि वो बहुत पैसे वाले थे इसलिए। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। देखो गोल्ड एक ऐसा मेटल है जिसको पीट पीट के, एक तो मेलीबल होता है, पता है ना सब मेटल क्या होते हैं, मेलीबल तो कोई सा भी मेटल ले सकते थे, बट गोल्ड फॉइल को बहुत ज़्यादा पतली बनाया जा सकता है, एकदम बहुत ज़्यादा पतली कन्वर्ट किया है। और वे यही चाह रहे थे कि जितनी पतली इसको बना सकूँ उतनी बना दो। अब ये आपको ज़्यादा लग रही होगी वैसे 1000 एटम देखने में ज़्यादा लग रही है ना, अमाउंट 1000 लिखा है इसलिए, नहीं नहीं नहीं, एटम कितना छोटा होता है, अभी पिछले ही बार डिस्कस किया था ना इसको, साइज़ किस में होता है इसको याद करो। अरे बच्चों कुछ याद करो, नैनोमीटर कुछ याद आ रहा है, करो करो करो, अरे करने की कोशिश करो। तो 1000 एटम बहुत ज़्यादा थिन हो गया, तो इन्होंने क्या किया, अल्फ़ा पार्टिकल क्या होते हैं, ये है 2He4 हीलियम है ना, ये अल्फ़ा पार्टिकल थे, इस पर +2 चार्ज, इसका ये कितना है 4 एटॉमिक मास, समझ गए। इन्होंने इससे क्या किया, इन्होंने यहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल पास कराए। अब इन्होंने देखा कि जितने भी अल्फ़ा पार्टिकल थे उसमें मैक्सिमम तो सीधे के सीधे निकल गए, मैक्सिमम तो सीधे निकल गए, जो गोल्ड फॉइल से सीधे निकल गए, कुछ थोड़े से अपने पास से डाइवर्ट हुए, और 12,000 में से 12,000 पार्टिकल में से एक पार्टिकल वापस उसी पाथ को फॉलो करके आ गया, यानी कि वापस उसी पाथ पे आ गया। तो इससे क्या प्रूव होता है कि एटम में ज़्यादातर स्पेस क्या होता है, खाली होता है। क्या होता है, खाली होता है, तभी तो ज़्यादातर खाली होगा स्पेस, तभी तो जो हीलियम थे वो क्या कर गए, सीधे के सीधे निकल गए, खाली था स्पेस तभी, और कुछ डाइवर्ट हो गए अपने पास से। इसका मतलब क्योंकि हीलियम कैसा था, पॉजिटिवली चार्ज था, यानी कि डाइवर्ट हो रहे हैं, तो इसका मतलब एटम के सेंटर में कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज है, और 12,000 में से सिर्फ एक एटम वापस आ रहा है। इसका मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, मतलब बहुत कम जगह पर रखा हुआ है, वो बहुत ही ज़्यादा कम जगह पर रखा हुआ है पॉजिटिव चार्ज, एकदम सेंटर में है या कहाँ पे है वो तो पता ही अपने को, सेंटर में रहेगा, पर वो एकदम कॉन्सेंट्रेटेड है, बहुत कम स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। तो ये 3 चीज़ें पता चल गई, एक तो एटम जो है उसमें ज़्यादा स्पेस क्या है, खाली है, दूसरा उसमें पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि हीलियम के पार्टिकल डाइवर्ट हो रहे हैं, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज होगा तभी तो ये डाइवर्ट होंगे, नेगेटिव चार्ज होता तो ये खींच लेता हीलियम को, क्योंकि हीलियम अपने आप में पॉजिटिव चार्ज है, ये बात। थर्ड क्या है, जो पॉजिटिव चार्ज है वो थोड़े से एरिया में कॉन्सेंट्रेटेड है, जिससे क्या प्रूव होता है कि जैसे ही उसने टक्कर मारी और वो वापस आ गए, इसका मतलब ये हुआ कि वो थोड़े से एरिया में कॉन्सेंट्रेटेड है। तो ये 3 चीज़ें हो गई। अब देखो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से ये सारी चीज़ें पता चल गई, ये सारी चीज़ें तो मैंने एक्सप्लेन कर ही दी आपको। अब बात करते हैं इसमें जो मास जहाँ पे भी वो कॉन्सेंट्रेटेड है ना, क्या कॉन्सेंट्रेटेड है, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड है उसको बोलते हैं न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस ऑफ एटम इज पॉजिटिवली चार्ज, न्यूक्लियस ऑफ एटम इज़ वेरी डेंस एंड हार्ड, ये भी पता चल गया था अपने को, डेंस एंड हार्ड है तभी तो 12,000 में से एक ही पार्टिकल लौट के आ रहा है। न्यूक्लियस ऑफ एटम इज़ वेरी स्मॉल कंपेयर टू साइज ऑफ एटम एज होल एटम, जैसे पूरा एटम है ना उसके कंपेरिजन में जो न्यूक्लियस का साइज है बहुत कम है, और कितना कम है, लगभग 10⁵ टाइम्स कम है, 10⁵ टाइम्स कम है किसका साइज, इस न्यूक्लियस का साइज कंपेयर टू एटम के साइज से, समझ रहे हो। तो इसके कंक्लूजन क्या थे, इसके कंक्लूजन थे देयर इज पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन द एटम कॉल्ड न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के सेंटर में एक पॉजिटिव चार्ज सेंटर है। ऑलमोस्ट ऑल द मास रिसाइड इनसाइड द न्यूक्लियस, और उसका मोस्ट ऑफ द मास है ना किसका, एटम का, वो कहाँ पर रहता है, न्यूक्लियस के अंदर रहता है। ये बात प्रूव हो गई। क्यों प्रूव हो गई, क्योंकि बहुत कम एरिया में वो डिस्ट्रीब्यूशन है, तभी तो 12,000 में से सिर्फ एक ही पार्टिकल लौट के आ पा रहा है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ, जो जैसे देखो ये न्यूक्लियस हो गया, यहाँ पे पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड है और पॉजिटिव चार्ज है, और ये डेंस भी है, और क्या है, और ज़्यादातर मास इसी के अंदर रहता है, ये बात तो अच्छी बात है। और जो इलेक्ट्रॉन है ना वो ऐसे न्यूक्लियस में ऐसे रिवॉल्व करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, ठीक है। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल कंपेयर टू साइज ऑफ एटम, तो एटम का साइज यहाँ से देखो तो इतना हो गया रेडियस इसकी, और जबकि न्यूक्लियस की रेडियस इतनी हो गई, ये कितनी कम है, 10⁵ टाइम्स कम है किसकी, न्यूक्लियस की रेडियस एज कम्पेयर टू होल एटम। ओके, ये सारी चीज़ें प्रूव हो गई, बट इनकी कुछ ड्रॉबैक सामने आ गए, किसके, रदरफोर्ड मॉडल के। ड्रॉबैक ये थे कि भाई साहब इन्होंने बता दिया कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, सर्कुलर पाथ में घूमता रहता है, रिवॉल्व करता रहता है, अच्छी बात बताई इन्होंने, बहुत प्यारी बात बताई, पर लोगों ने इनसे क्वेश्चन पूछ लिया, क्वेश्चन दाग ही दिया किसी ने कि आप ये बताओ कि इलेक्ट्रॉन यदि सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, तो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है यानी कि वो एक्सेलरेशन रहता है, कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन क्या होगा, यदि मूवमेंट यूनिफॉर्म भी है तब भी डायरेक्शन तो चेंज हो रही है, और जैसी डायरेक्शन चेंज होगी तो वहाँ पे
एक्सेलरेशन आ जाएगा। एक्सेलरेशन की वजह से वहाँ पे कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है और एनर्जी लॉस हो रहा है, मेनली क्या एनर्जी लॉस हो रहा है। और यदि एनर्जी लॉस होगा तो एक टाइम के बाद ये एटम न्यूक्लियस में आके गिर जाएगा, क्योंकि एनर्जी लॉस होते 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 अंदर चला जाएगा, गिर जाएगा। और इस तरह से तो कोई भी एटम स्टेबल नहीं होना चाहिए, क्योंकि एटम कुछ टाइम के बाद ही कोलैप्स कर जाएगा। तो जैसी अपन दुनिया देखते हैं किससे बनी हुई है, वो एटम से तो बनी हुई है सारी दुनिया। ये महफिल मेरे इलेक्ट्रॉन की नहीं, समझ रहे हो। तो इलेक्ट्रॉन इस तरह से तो जो भी चीज़ें वो एग्जिस्ट ही नहीं करनी चाहिए थी, सारी सारी खत्म हो जानी चाहिए थी थोड़े टाइम पे। तो इस चीज़ को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाएगी ऐसा क्यों हो रहा है। तो फिर बोर साहब उन्होंने अपना मॉडल दिया ओवरकम करने के लिए। किसको ओवरकम करने के लिए, रदरफोर्ड के मॉडल को ओवरकम करने के लिए इन्होंने अपना मॉडल दिया 1913 में। क्या बताया इन्होंने, देखते हैं क्या इनकी थ्योरी थी। वो ये थी कि देखो, इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करते हैं ना, वो कुछ डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट इनको नाम दिया इन्होंने, डिस्क्रीट सेल नाम दिया, सॉरी डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट नहीं, डिस्क्रीट सेल, उन्हीं में रिवॉल्व करते हैं ये इलेक्ट्रॉन। ऐसा नहीं है कि कहीं भी रिवॉल्व करने लग जाएंगे। और उन सेल की क्या खासियत होती है, उन सेल की ये खासियत होती है जब भी इलेक्ट्रॉन इनमें रिवॉल्व करता है तो कोई भी एनर्जी लॉस नहीं करता, यानी कि कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं करता है। एक क्या बताया इन्होंने, देखो रदरफोर्ड की कमी ये थी कि वो ये नहीं बता पाए कि यदि सर्कुलर पाथ में मूवमेंट होगा तो वो क्यों नहीं कर रहा। तो इन्होंने बोर साहब ने बताया कि हाँ, इलेक्ट्रॉन जो मूवमेंट कर रहा है ना, वो स्पेशल सेल में करता है। उन स्पेशल सेल का नाम दिया था इन्होंने डिस्क्रीट सेल, डिस्क्रीट ऑर्बिट्स जिसको बोलते हैं, सॉरी डिस्क्रीट ऑर्बिट्स नाम दिया, ठीक है, अच्छी बात है। अब डिस्क्रीट ऑर्बिट में जब भी इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेगा ना, वो कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं करता है, समझ रहे हो, कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं करता है। और जब एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा तो एटम स्टेबल रहेगा, वो गिरेंगे नहीं अंदर आके। ओके, समझ रहे हो ना बच्चों। और इन एनर्जी लेवल्स को और सेल को, इनको सेल भी बोलते हैं, एनर्जी लेवल्स बोलते हैं, इनको रिप्रेजेंट किया जाता है दो तरीके से। ये देखो, जैसे ये न्यूक्लियस, हाँ ये रहा, ये देखो, ये तो हो गया अपना न्यूक्लियस। अब जैसे ये, इनको दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक तो के, जो सबसे अंदर वाला सेल है उसको के, उसके बाहर वाला एल, उसके बाद एम, उसके बाद एन, या फिर किसी नंबर से, एक नंबर से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, या फिर नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अंदर वाले को नंबर दे दिया 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, और इस नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं एन से। एन इक्वल टू 4 यानी कि फोर्थ सेल है ये वाला, 3 यानी कि ये सेल है, 2 यानी कि ये सेल है, 1 यानी कि ये सेल है। समझ रहे हो, ऐसे करके इनको सेल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ईच एनर्जी लेवल, हर एनर्जी लेवल एसोसिएट होता है फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी से। द सेल विच इज़ नियरेस्ट टू न्यूक्लियस है मिनिमम एनर्जी एंड सेल फारदेस्ट फ्रॉम न्यूक्लियस है मैक्सिमम एनर्जी। तो सेल जितना न्यूक्लियस से दूर होगा उसकी एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी, यानी कि ये फोर्थ वाले की एनर्जी सबसे ज़्यादा है, फिर थर्ड वाले की, फिर सेकंड की, फिर फर्स्ट की, ऐसे एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी है, फोर्थ सेल की, उसके बाद है थर्ड की, उसके बाद सेकंड की, उसके बाद फर्स्ट की, ऐसे एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन है। जितने ज़्यादा इस सेंटर से दूर जाते जाओगे एनर्जी बढ़ती जाएगी। और इनको रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं, या तो KLMN से रिप्रेजेंट कर दो, या फिर 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर। अब बात करते हैं एक चीज़ की जो प्यारी बात है, वो क्या है, एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इन ऑन एटम ऑफ एलिमेंट। तो जितने प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं उसी को इस एलिमेंट का क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। जैसे कार्बन में 6 प्रोटॉन प्रेजेंट है, इसीलिए इसका एटॉमिक नंबर है 6। ऑक्सीजन में 8 एलिमेंट प्रेजेंट है, तो इसका एटॉमिक नंबर हो गया 8। इन न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल एटम में क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, यानी कि पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू नेगेटिव चार्ज, तो एटम कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल, इस पर कोई चार्ज नहीं होगा। समझ रहा है ना मेरे प्यारे बच्चे। अब देखो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम इन डिफरेंट ऑर्बिट यानी सेल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट सेल। देखो बोर एंड बरी, अब ये किसने बताया, बोर एंड बरी ने क्या बताया कि जो डिफरेंट सेल होते हैं ना उनमें इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, एटम में नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिख देना, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन। तो इट इज़ वेल एस्टेब्लिश्ड फैक्ट दैट सिस्टम इज स्टेबल। अपन जानते हैं ना अपने आसपास सारी चीज़ें स्टेबल है, तो इसका मतलब वो डिस्क्रीट ऑर्बिट में मूवमेंट हो रहा है इलेक्ट्रॉन का। व्हेन इट हैज़ मिनिमम एनर्जी बिकॉज ऑफ के सेल इज लोएस्ट एनर्जी लेवल, सो फर्स्ट ऑफ ऑल के सेल विल बी फिल्ड देन एल देन एम देन एन। तो ये क्या बताना चाह रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं बच्चे, जैसे ये न्यूक्लियस है, ये हो गया के शेल, इसके बाद एल सेल, उसके बाद एम सेल, और उसके बाद आ गया एन सेल। तो देखो सबसे पहले के सेल भरा जाएगा, क्योंकि सबसे मिनिमम एनर्जी किसकी है, के सेल की। के सेल फिल हो जाएगा, उसके बाद ही एल सेल भरा जाएगा, एल के बाद एम,
एम के बाद एन। अच्छा, अब के में कितने आएंगे, एल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, एम में कितने आएंगे, एन में कितने आएंगे, इसके लिए एक फॉर्मूला है 2n²। और एन तो मैंने तुम्हें बताया ही था, एन के सेल के लिए कितना होता है 1, एल के लिए 2, एम के लिए 3, एन के लिए 4, ऐसे इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो देखो अब के सेल में कितने हो जाएंगे 2n² यानी कि 2, एल में 2² यानी कि 8, 2 3² यानी कि 18, 2 4² यानी कि 32, ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा। के में 2 आएंगे, एल में 8 आएंगे, इसमें 18 आएंगे, इसमें 32, ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है के एल एम एन में इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होता है। अब एक चीज़ याद रखना, ऐसा नहीं होगा कि के में इतने आ गए, एल में इतने आ गए, एम में इतने आ गए, ऐसा डायरेक्ट नहीं करेंगे आप। जो आउटर मोस्ट सेल होगा ना किसी भी एटम का, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने की कोशिश करते हैं हमेशा। आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने की कोशिश करेंगे, जिसको अपन एग्जाम्पल से भी देखेंगे, अभी इसको एग्जाम्पल से भी देखेंगे। तो ये यहाँ पे देखो जो डिस्ट्रीब्यूशन लिखा है कि सबसे पहले इनर सेल भरा जाएगा, उसके बाद ही आउटर मोस्ट सेल भरा जाएगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेट कैन बी अकोमोडेट इन आउटर मोस्ट सेल इज 8। ये सबके लिए सही है, सिर्फ ऐसे एटम को छोड़ के जिनमें आउटर मोस्ट सेल क्या है, के सेल ही है। सिर्फ आउटर मोस्ट सेल क्या है, के सेल है। यदि के सेल ही होगा तो के सेल में तो मैक्सिमम कितने आ सकते हैं बच्चे, 2n² के 2 ही आ सकते हैं। यानी किसी भी एटम में यदि आउटर मोस्ट सेल के सेल हुआ तो सिर्फ आउटर मोस्ट सेल में 2 आएंगे, उसको छोड़ के सभी में कितने आने चाहिए, 8 आने चाहिए। और ऐसा क्यों होता है, 8 आने से क्या हो जाता है, आउटर मोस्ट सेल में 8 आने से क्या हो जाता है, उसको मिलती है स्टेबिलिटी। और दुनिया में सब किसके पीछे भाग रहे हैं, स्टेबिलिटी के पीछे। सबको चाहिए स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी आते ही मूवमेंट हो जाती है कम। ये मैंने पिछली क्लास में भी एक्सप्लेन किया था कॉन्सेप्ट, पर वो कॉन्सेप्ट पर जाना नहीं है अपने को सिर्फ याद रखना है कि स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8। और यदि किसी एटम में सिर्फ के सेल ही आउटर मोस्ट सेल है तो वहाँ पे कितने होने चाहिए, 2। ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होती क्या है, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस सेल। जो डिफरेंट तरह के सेल है ना, के एल एम एन, इनमें इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। समझ रहे हो। अब बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल ऑफ एलिमेंट आर कॉल्ड बैलेंस इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट सेल इज कॉल्ड बैलेंस सेल। तो जो आउटर मोस्ट सेल होती है उसको बैलेंस सेल बोलते हैं, और आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसको बैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। समझ आ रहा है अरे बच्चे, बैलेंस सेल और बैलेंस इलेक्ट्रॉन का। अब देखो बैलेंस इलेक्ट्रॉन की क्या सिग्निफिकेंस है। तो ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए। और ये डिफाइन करते हैं उनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी। कोई भी एटम कैसे कंबाइन करेगा वो डिपेंड करता है उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। जितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी उतनी ही होगी। एटम हैविंग द सेम नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन शो द सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। तो यदि कोई दो एटम में सेम नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो सेम टाइप की केमिकल प्रॉपर्टी शो करेंगे। फॉर एग्जांपल एल्कली मेटल है 1 बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट सेल। जो एल्कली मेटल होते हैं वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रखते हैं आउटर मोस्ट सेल में। अब एल्कली मेटल कौन से होते हैं, हलीना के रब से फरियाद, से फरियाद। समझ रहे हो, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, ये पोटेशियम, ये रुबिडियम, ये सीजियम। समझ गए, ये सारी चीज़ें, ये एल्कली मेथड हो गए। एल्कली अर्थ मेटल होते हैं, इनके जो नेक्स्ट वाले में होते हैं, यानी ये वाले हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये नेक्स्ट वाले एल्कली अर्थ मेटल होते हैं। बट अपने को यहाँ पे क्या देखना था, एल्कली मेटल। इनके आउटर मोस्ट सेल में कितने हैं, एक इलेक्ट्रॉन होगा, तभी तो एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद एक इलेक्ट्रॉन है इनके आउटर मोस्ट सेल में, तभी तो इनके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, एक हो गया। यदि किसी में नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन डिफरेंट है तो केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। क्योंकि अभी अपने क्या देखा था, यदि बैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम, बैलेंस इलेक्ट्रॉन डिफरेंट, केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट। ठीक है, ऑक्टेट और डुप्लेट शुड बी कंप्लीट। स्टेबल होने के लिए या तो ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए या डुप्लेट ओनली एक ही केस में जब आउटर मोस्ट सेल के सेल हो। बाकी सारे केस में क्या कंप्लीट होना चाहिए, ऑक्टेट। यानी कि आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8। अब बात करते हैं बैलेंसी क्या होती है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेंड, लॉस्ट और शेयर्ड बाई एटम ऑफ एलिमेंट सो एज टू कंप्लीट इज ऑक्टेट इज कॉल्ड वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, वैलेंसी किसे बोल रहे हैं, यदि अब देखो पहले एग्जाम्पल देखो यार, तुम एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे समझा था। देखो सोडियम है, सोडियम कितने नंबर पे आ रहा है, 1 पे।
तो इसमें आउटर सेल में कितने बने, 1s2 2s2 2p6 3s6 और 4 10 हो गए ना, और ये 3s1। इसकी आउटर मोस्ट सेल में देखो ये के हो गया, ये के हो गया, ये हो गया अपना एल। अब देखो, अब इसको देखो, ये आउटर मोस्ट सेल में कितने होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये 8 हो रहे हैं। अब क्या करना पड़ेगा, या तो यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन ले लो तो आउटर मोस्ट सेल में 8 हो जाएंगे, थर्ड वाले में कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। बट 7 इलेक्ट्रॉन तो ये ले नहीं पाएगा क्योंकि स्मॉल एटम है, 7 इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे नहीं, वो प्रॉपर्ली अरेंज नहीं हो पाएंगे। तो क्या कर सकता है ये, एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ दे, त्याग दे, और जो त्यागता है वही तो हमेशा पॉजिटिव बंदा होता है। जो कोई चीज़ छोड़ता है ना वो पॉजिटिव होता है, ना कि जो कोई चीज़ लेता है वो पॉजिटिव नहीं होता। हमेशा जो कोई चीज़ छोड़ता है वो पॉजिटिव। तो यानी कि ये इलेक्ट्रॉन एक छोड़ देगा तो इस पर चार्ज आ जाएगा +1। तो सोडियम पर कितना चार्ज होता है, +1, क्योंकि +1 करते ही इसके आउटर सेल में कितने हो गए, 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और 8 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब स्टेबिलिटी। मैग्नीशियम कितने नंबर पर आता है, 12 पे। इसका क्या कॉन्फ़िगरेशन है, 1s2 2s2 2p6 और 3s2। अब देखो इसको आउटरमोस्ट सेल में कितने करने हैं, 8। तो यहाँ तो ये 6 इलेक्ट्रॉन ले ले, 6 ले लेगा तो यहाँ पे 8 हो जाएंगे। बट 6 लेने में वापस वही प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, वही क्या प्रॉब्लम है, वही प्रॉब्लम क्या कि 6 इलेक्ट्रॉन नहीं ले पाएगा। इससे अच्छा तो इसके लिए क्या ईजी पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दे। तो ये छोड़ रहा है, लो छोड़ दिए, लो छोड़ दिए हमने इलेक्ट्रॉन अपने आज, और हम बन गए अपने सरताज। ये सरताज बन गए क्योंकि इसके आउटर मोस्ट सेल में आ गए 8 इलेक्ट्रॉन, इसलिए इस पर चार्ज आ गया +2। जो भी कोई चीज़ छोड़ेगा तो वो कैसा बंदा होगा, पॉजिटिव बंदा ही कोई चीज़ छोड़ सकता है अपनी, समझ रहे हो। नेगेटिव बंदा तो हमेशा कुछ ना कुछ लेने की कोशिश करता रहेगा। समझ गए बच्चे। अब देखते हैं मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम में कितने होते हैं आउटर मोस्ट सेल में, देखो 1s2 2s2, ये कितने नंबर पर आता है, 11 नहीं 13, सॉरी 13, 2s2 2p6 3s3। इसके आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन, ये 3 छोड़ देगा, छोड़ दिए इसने 3 छोड़ दिए तो वापस 8 हो गए, तो इस पर चार्ज आएगा +3। अच्छी बात है। हाँ, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फॉस्फोरस सल्फर आर्गन पोटेशियम कैल्शियम। अब देखो यदि किसी का आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे कि कार्बन कितने पे आता है, 1s6 पे, 1s2 2s2 2p2, तभी तो 6 होंगे। तो आउटर मोस्ट सेल में देखो, ये देखो 4 इलेक्ट्रॉन है ना, 4। अब देखो 4 वाला चालाकी करता है, 4 वाला क्या करता है, ये 4 वाला ये क्या करेगा, ना तो ये 4 इलेक्ट्रॉन देता है ना ये लेता है, ये विश्वास करता है शेयरिंग में। शेयरिंग में कैसे करता है, ये 4 इलेक्ट्रॉन अपने किसी के साथ शेयर कर लेगा, तो दूसरे के 4 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर कर रहा है ना, तो दूसरे के भी इसके हो गए, यानी कि इसके पास भी 8 हो गए, और दूसरा जिसके साथ ये शेयर कर रहा है उसके पास भी 8 हो गए, तो दोनों के पास 8 हो गए। या फिर ऐसा हो सकता है जैसे कार्बन की जो चेन बनती है ना, हाइड्रोकार्बन जिन्हें बोलते हैं, उनमें ये किससे अटैच हो जाता है, हाइड्रोजन से। तो देखो इसके इन्होंने ये चारों तरफ से एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, यानी कि इस वाले कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, और इसका डुप्लेट कंप्लीट हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चे, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट सेल में, क्योंकि ये फर्स्ट नंबर पे आता है ना 1h1, तो 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये क्या कर रहा है, अब इससे 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, तो इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन। और हाइड्रोजन हीलियम जिसमें आउटर मोस्ट सेल ही के शेल है, तो वो डुप्लेट कंप्लीट करते हैं, तो इसका भी काम बन गया और इसका भी बन गया, तो ये शेयर करता है। अब देखो, अब बात करते हैं जो शेयर नहीं करते वो क्या करते हैं, किसी से इलेक्ट्रॉन लेते हैं, उनकी भी बात कर लेते हैं। हर कोई शेयर करने वाला थोड़ी है, हर कोई पॉजिटिव थोड़ी है, नेगेटिव बंदे भी हैं इस दुनिया में। तो ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं, ऑक्सीजन आएगा 8 नंबर पर, 1s2 2s2 2p 2 2 4 और 4 4 8। अब देखो, अब आउटर मोस्ट सेल में इसको 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं, तो ये क्या करे, इसके बाद 6 तो है ही, 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन है ना, कि ये की है, ये एल है, तो एल में कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। तो यदि या तो ये 6 इलेक्ट्रॉन को छोड़ दे तो आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन तो किसके लिए होते हैं, जिसमें सिर्फ के सेल होता, ये ऐसा कर भी नहीं सकता। इसके बाद सिर्फ के सेल होता ना, यानी कि सिर्फ 1s1 या 1s2 होता, तब तो ये ऐसा कर देता, पर ये अब ऐसा नहीं कर पाएगा, ये डुप्लेट कंप्लीट नहीं करेगा, ये ऑक्टेट ही कंप्लीट करेगा। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, और जैसे ही ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये हो जाएगा नेगेटिव। कोई भी चीज़ कोई ले लेता है किसी से तो वो नेगेटिव हो जाता है, तो इस पर कितना चार्ज होगा, -2, क्योंकि 4 और 2 6 तो हैं इसके बाद, और 2 इसने ले लिया कहीं से, इस पर हो गए टोटल 8, तो -2 हो गए, यानी कि इस पर 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। समझ में आ रहा है रे बच्चे, आ रहा है ना। अब बात करते हैं फ्लोरीन की, बात कर लेते हैं एक बार, क्लोरीन की कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ्रेंस लिखने में मजा आएगा। क्लोरीन कितने पे आता है, 17 पे।
1s2 2s2 2p6 3s2 3s2 2p6 3s2 3p6, ये कितने हो गए 6 और 4 10 और 2 12 और 16 4s1, ये इलेक्ट्रॉन 17 हो गए ना टोटल। 2 2 4 6 10 10 और 2 12 और 6 अरे 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 गलती, दिल गलती कर बैठा है, गलती वापस 1s2 2s2 2p6 3s2 3p17 करने देखो 6 2 8 2 10 और 2 12 और 12 और 5 17। अब इसके आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? आउटरमोस्ट सेल है ये वाला, ये के हो गया, ये हो गया एल, तो के में तो दो हैं, एल में 6 और 2 8 हो गए, और एम में थर्ड वाले में कितने 7। अब ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इसके पास कितने हो जाएंगे 8, इसके पास 8 हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे तो ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है और ये बन जाता है -1। समझ गया कैसे बैलेंसी डिसाइड होती है। अब देखो बैलेंसी निकालने की इजी ट्रिक बताता हूँ, सुंदर टिकाऊ एंड इजी ट्रिक। यदि किसी की आउटरमोस्ट सेल में 1 2 और 3 इतने इलेक्ट्रॉन है, यदि आउटरमोस्ट सेल में इतने इलेक्ट्रॉन है 1 2 या 3, तो डायरेक्ट इसी को बैलेंसी लिख दो आप। हाँ लिख दिया तेरा नाम इस कोरे कागज़ पे, क्या लिख दिया, जितने इलेक्ट्रॉन इसके आउटरमोस्ट सेल में उतने ही वैलेंसी हो जाएगी। कब? जब उनके आउटरमोस्ट सेल में 1 2 3 हो। 4 हो तो शेयरिंग करेगा ज़्यादा। अब देखो 5 6 7 5 6 7 यदि आउटरमोस्ट सेल में ना, तो आपको क्या करना है 8 में से उसको माइनस कर देना है। यदि आउटरमोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है तो 8 - 5 यानी कि बैलेंसी हो गई 3। यदि आउटरमोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है तो 8 - 6 यानी बैलेंसी हो गई 2। आउटरमोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है तो 8 - 7 यानी बैलेंसी हो गई 8। यदि 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है बैलेंस सेल में यानी आउटरमोस्ट सेल में, तब बैलेंसी कितनी होती है, उसको 8 में से माइनस करके जो भी वैल्यू आपको प्राप्त होगी बच्चों, वो इसकी बैलेंसी होगी। अब समझ गए। अब ये भी तो बात हो सकती है किसी की आउटरमोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो, 8 इलेक्ट्रॉन यानी कि उसका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है, इसीलिए वो किसी के साथ कुछ भी ना तो इलेक्ट्रॉन देगा ना इलेक्ट्रॉन लेगा, उसकी बैलेंसी हो जाएगी 0। किस किस की होती है, हे ने अरकर जेरन, ये क्या क्या है, ये है, ये क्या है, नोवल है ये, नोवल कैसे से, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन जेनॉन रेडॉन, ये इनकी वैलेंसी कितनी होती है 0, क्योंकि इनको ना तो किसी से मतलब है, ये दुनिया में किसी से कोई मतलब नहीं रखते, अपने आप में खुश हैं। ये क्यों खुश हैं, क्योंकि इसके आउटरमोस्ट सेल में ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन है, और जिसके आउटरमोस्ट सेल के सेल हो तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन ही होने चाहिए, उसका डुप्लेट ही कंप्लीट होना चाहिए, तो 2 है। इसके में नियॉन के में 8 है, इसके में भी 8 है, सबके में 8 है, इसका मतलब इनका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है, तो ये ना तो किसी से इलेक्ट्रॉन देंगे ना किसी से इलेक्ट्रॉन लेंगे। समझ में आ रहा है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन की क्या सिग्निफिकेंस है ये समझ में आ गई ना तुम्हें। बैलेंस इलेक्ट्रॉन डिसाइड करते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज से। यदि किसी 2 एलिमेंट्स की आउटरमोस्ट सेल में यानी कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, तो इसका मतलब उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होंगी। ये मैंने तुम्हें बता दी, ये मैंने तुम्हें ट्रिक बता दी। 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 यानी कि 1 से लेके 4 तक है, जितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो इसकी बैलेंसी भी हो जाएगी। यदि 5 6 7 है तो 8 माइनस ये वैल्यू कर दोगे तो वो बैलेंसी हो जाएगी। मास नंबर क्या होता है, अभी एटॉमिक नंबर देखा था, एटॉमिक नंबर क्या था, नंबर ऑफ प्रोटॉन। मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, क्योंकि न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और अभी अपन ने देखा था कि सारा का सारा मास एटम का कहाँ पे कॉन्सेंट्रेट होता है, न्यूक्लियस पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत कम होता है इनके कंपेरिजन में, लगभग 1/2000 टाइम्स मास होता है किसका, इलेक्ट्रॉन का, एज कम्पेयर टू प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अलग अलग प्रोटॉन न्यूट्रॉन को मिला के नहीं, प्रोटॉन का न्यूट्रॉन का तो सेम ही होता है मास, अभी देखी थी ना वैल्यू बच्चों। और इलेक्ट्रॉन का इसका 1/2000 यानी कि इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत कम है, तो एटम का मास किससे डिसाइड किया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ उसके न्यूक्लियस में जो चीज़ प्रेजेंट है उससे। और न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है ना बच्चों, समझ में आ रहा है ना बच्चों। अब देखो मास नंबर क्या हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। किसी भी एटम को रिप्रेजेंट, अब मास नंबर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, ए से। ए मतलब ये जेड प्लस एन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। जेड मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, एन मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इन दोनों को ऐड कर दोगे तो मास नंबर मिलेगा ए। अब देखते हैं कुछ अच्छी चीज़ें, प्यारी प्यारी चीज़ें। आइसोटोप से कॉन्सेप्ट होता है। आइसोटोप्स क्या होता है, एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर और सेम प्रोटॉन बट डिफरेंट न्यूट्रॉन, उनको बोलते हैं
आइसोटॉप्स। अब देखो आइसोटॉप्स क्या है, जैसे कि कार्बन होता है, कार्बन के दो आइसोटॉप 6C12 और 6C14, 6C12 एंड 6C14, ये दो आइसोटॉप्स होते हैं। देखो ये जो ऊपर लिखा जाता है ना, किसी भी एटम को रिप्रेजेंट जो किया जाता है ना बच्चों, ये ऐसे किया जाता है Z, X, A। यहाँ पे Z क्या हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन, A क्या हो गया, मास नंबर यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और यहाँ पे X क्या है, जो भी एलिमेंट, जो भी एटम वहाँ पे है वो। जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ कार्बन लिखा ना अभी, तो ये कार्बन का सिंबल लिखा कार्बन C, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गए 6, और 12 क्या हो गया इसका मास नंबर, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब देखो इन दोनों में नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम है, 6 दोनों जगह प्रोटॉन सेम है, जबकि दोनों का मास नंबर देखो डिफरेंट है। यदि नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम हो और मास नंबर डिफरेंट हो, इसी को बोलते हैं आइसोटॉप्स। क्या बोलते हैं, इन्हीं को आइसोटॉप्स। अब देखो मास नंबर होता क्या है, मास नंबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो इसमें फर्स्ट वाले में कितने हैं, 12 हैं टोटल, और प्रोटॉन कितने हैं 6, तो यहाँ से न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे, 12 - 6 यानी कि 6। ओके, न्यूट्रॉन 6 आ गए। दूसरे में देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं 6, अच्छी बात है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितने हैं 14, और प्रोटॉन है 6, तो 6 + n = 14, तो n कितने आ गए 8। अब यहाँ से यही बात तो बोलने की कोशिश हो रही थी अभी कि जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम हो और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट हो, दोनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट है ना। फर्स्ट वाले में 6 थे अभी निकाले थे, और इसमें 8 आ रहे हैं, यानी कि दोनों में क्या सेम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम। अब देखो कोई भी एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो इसका मतलब उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन = नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यदि इलेक्ट्रॉन सेम हो गए तो इसका मतलब समझ रहे हो, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम होंगी और फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होंगी, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है मास नंबर पे। मास नंबर जैसे जैसे कम होगा, जैसे जैसे बढ़ेगा, तो उसके हिसाब से उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी वेरी करेंगी। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, डेंसिटी होती है, ये सारी चीज़ें फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। ये सारी चीज़ें क्या होंगी, जैसे जैसे मास नंबर बढ़ता जाएगा ये सारी वैल्यू बढ़ती जाएगी, डेंसिटी बढ़ती जाएगी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि ये बोल सकते हैं डायरेक्टली कि ये मास नंबर पर डिपेंड करेंगे। तो आइसोटॉप्स में मास नंबर डिफरेंट है, यानी कि उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होंगी, जबकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, क्योंकि एटम क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है अभी। तो यदि इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी। आइसोटॉप्स की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम होती है। अब देखते हैं फ्रैक्शन एटॉमिक नंबर या एवरेज एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, या फ्रैक्शन एटॉमिक मास क्या होता है। देखो ओह ओह ओह, ये तो पुराना चैप्टर आ गया। चलो बात करते हैं फ्रैक्शन एटॉमिक मास की। देखो जो भी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही है इस ज़माने में, इस ज़माने की मैं बात करता हूँ, तो जो भी चीज़ें यानी कि एटम एग्जिस्ट कर रहा है, एटम की 2 आइसोटॉप्स थे, कोई भी एटम है इसके 2 आइसोटॉप्स। क्लोरीन की बात करते हैं, क्लोरीन के 2 आइसोटॉप्स हैं, एक है बच्चों 17 क्लोरीन 35, दूसरा है 17 क्लोरीन 37। अब आप इसका जब भी कभी मास नंबर देखोगे तो वो होता है 35.5, 35.5। तो इन दोनों को देखने से तो पता चल रहा है, एक का 35 है, एक का 37 है, 35.5 बीच में कहाँ से आ गया। जब भी लिखा जाता है ना क्लोरीन का, तो वो लिखा जाता है 35.5। तो होता क्या है, बताओ सर क्या होता है। ये ज़माने में एग्जिस्ट करता है 75%, और ये दुनिया में एग्जिस्ट करता है 25%। तो जब भी ये देखो, यदि इसके आइसोटॉप्स नहीं होते, सिर्फ 17 क्लोरीन 35 होता, तो जब भी लिखना होता नाम उसका, कागज़ कलम लेके और नाम लिख देते, क्या लिख देते उसका, एटॉमिक मास डायरेक्ट 35 लिख सकते। पर ये 2 आइसोटॉप्स में एग्जिस्ट करता है, एक का 35, एक 30। अब कन्फ्यूजन हो गया कि कौन सा वाला लें, तो इनमें से कुछ भी नहीं लेना। आपने क्या करना है, एवरेज निकालना है। एवरेज कैसे निकालोगे, ये 75% एग्जिस्ट करता है, तो 75% इंटू कितना है, ये 35 प्लस दूसरा कितना एग्जिस्ट करता है 25% इंटू इसका कितना आइटम होगा 37। 75% का मतलब समझते हो ना, 75 / 100 इंटू 35 प्लस 25 / 100 इंटू 37। इसको सॉल्व कर लो, 25 से कट कर दो, 25 3 जा 75 और 25 4 जा 100, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, तो 3/4 इंटू 35 प्लस 1/4 इंटू 37। अब इसको कैलकुलेट करके जो वैल्यू निकालोगे वो आती है 35.5। इसीलिए आपने देखा होगा क्लोरीन का जो भी एटॉमिक
वहाँ से एटॉमिक वेट जब लेते हो तो कितना लेते हो 35.5। ये कहाँ से आया पता चला ना, क्योंकि क्लोरीन के दो आइसोटॉप्स एग्जिस्ट करते हैं, एक का होता है 35, एक का होता है 37। जब दोनों का अलग अलग होगा तो एवरेज निकालना पड़ेगा, और एवरेज डिपेंड किस पे करता है कि वो एनवायरनमेंट में कितना एग्जिस्ट करता है, एक 75 एक 35। जब भी तुम्हें कैलकुलेशन करनी जाएगी, अभी जो इसके क्वेश्चन आंसर में कैलकुलेशन आएगी तो कर लोगे ना उसको, घबराओगे तो नहीं। सबसे पहले तो अपने को घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ओके, तो यहाँ पे ये ख़त्म हो गया, एटॉमिक मास तक का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया, एटॉमिक मास। एक आइसोटॉप्स हो गए, एक होते हैं आइसोबार्स। आइसोटॉप्स तो मैं बता दी, पर आइसोबार मैं बताना चाहूँगा तुम्हें, नहीं तुमने सुनना ही पड़ेगा, मैं बताऊँगा बिल्कुल बताऊँगा। आइसोटॉप्स बताएं तो आइसोबार भी बताऊँगा। आइसोटॉप तो अभी मैंने क्या बताया, जिसमें एग्जाम्पल लेते हैं ना, दोनों में एटॉमिक नंबर सेम हो बट मास नंबर डिफरेंट हो। बस कुछ कुछ चीज़ें एटम ऐसे भी होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो होता है डिफरेंट, बट मास नंबर होता है सेम। तो जिनका मास नंबर सेम होगा, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा, उसको बोलेंगे आइसोबार्स। बार का मतलब क्या होता है, बार तेरा क्यार प्यार प्यार क्यार क्या होगा, बार बार, वो वाला बार नहीं। बार मतलब होता है मास, आइसो मतलब सेम, जिनका सेम मास हो उसको बोलते हैं आइसोबार्स। तो ये आइसोबार्स में दोनों में एटॉमिक मास होगा सेम, और इनका एटॉमिक नंबर होगा डिफरेंट, दोनों का एटॉमिक नंबर डिफरेंट। अब एक चीज़ बताओ, इनमें क्या चीज़ सेम होगी, यदि मास सेम है तो फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी, और दोनों में इलेक्ट्रॉन का नंबर डिफरेंट है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन नंबर कैसे डिफरेंट है, मैंने क्यों बताया, क्योंकि ये 18 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन को, ये भी 20 किसको रिप्रेजेंट, नंबर ऑफ प्रोटॉन को। नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, इसका मतलब नहीं, नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं किसमें, न्यूट्रल एटम में। तो ये दोनों न्यूट्रल है ना, जब न्यूट्रल हैं तो दोनों में नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन सेम है इन दोनों में, आर्गन में कैल्शियम में इलेक्ट्रॉन सेम है क्या, नहीं है, दोनों में डिफरेंट है। इसका मतलब केमिकल प्रॉपर्टी तो होंगी इनकी डिफरेंट और फिजिकल प्रॉपर्टी सेम। तो आइसो बार्स की फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती हैं, जबकि आइसोटोप्स में इसका उल्टा होता है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती हैं और फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। समझ में आ गया ऐसा क्यों होता है, ये भी मैंने बता दिया। तो यहाँ पर इस अध्याय का मैं समापन करना चाहूँगा दोस्तों, और कोई डाउट हो तो तुम पूछ लेना, बाकी नेक्स्ट क्लास में इसकी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इतनी धैर्यपूर्वक मेरी बात करने के लिए आपका तहे दिल से थैंक यू सो मच।